चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, जो कि सिंगल ऐसी पॉलिसी है जिसमें बहुत ज्यादा कवरेज मिलती है। मतलब कि 6 लोग अडल्ट एज अ अडल्ट कवर्ड हो सकते हैं। मुझे बताइएगा कौन कौन उसमें एज अ अडल्ट कवर्ड हो सकता है? एनीवन आप में से? हाँ प्लीज निशा जी बताइए। अडल्ट में से मैम ऐड हो सकते हैं लाइक हम खुद, लाइक 2 लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ, हम्म। उसी के साथ साथ हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों लोग, और अगर बिल्कुल, चाहें तो जो वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उन लोगों पेरेंट्स को इन भी लॉ। हम हाँ एग्जैक्टली। पेरेंट्स इन 6 पर्सन मतलब ऐड हो सकते हैं। 6 अडल्ट एंड मैक्सिमम 3 चाइल्ड। ठीक है, डिपेंड करता है फैमिली साइज क्या है। यानी कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा 9 लोगों का हो जाएगा। फैमिली हमेशा प्रपोजर, स्पाउस और उनके बच्चों को कहा जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ और जो बच्चे होते हैं वही फैमिली में आते हैं, लेकिन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम में माता पिता और स्पाउस के माता पिता भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए, एंड जैसे ही कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना हो फिर से मतलब उसको अनम्यूट करके आप बोलिए। अभी आप म्यूट कर लीजिए आप सब, क्योंकि आवाज बहुत आ रही है, तो आप सभी म्यूट कर दीजिए। एंड कोई भी क्वेश्चन पुट करना हो तो अनम्यूट करके, या चैट बॉक्स में, अगर नहीं बोलना चाहते तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई हैव नो कंसर्न। और बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना अपना वीडियो जरूर ऑन रखिए। मुझे पता लगते रहना चाहिए कि कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन नहीं सुन रहा है, मुझे दिखते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का पीपीटी स्क्रीन पे लगाया हुआ है मैंने। आप लोगों को नजर आ रहा है ना? यस मैम। चलिए ठीक है। बॉबी यादव जी, आपका कोड आ गया है? अभी नहीं आया मैम। अभी नहीं आया है, चलिए कोई इश्यू नहीं है। प्लान सीखना है तो सीख ही सकते हो, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। किसी की कोई भी दिक्कत हो मैं दोबारा बोल रही हूँ, चैट बॉक्स में बोलिएगा या तो फिर अनम्यूट करके बोलिएगा। बट फिलहाल जब तक आप म्यूट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लान की ओर बढ़ते हैं। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में सबसे पहले मैंने बता दिया कि कौन कौन से लोग कवरेज, किस किस को कवरेज मिलती है। मैक्सिमम 2 अडल्ट 3 चाइल्ड था पहले। अभी जो न्यू एफएचओ प्लान आया है उसमें मैक्सिमम 6 अडल्ट एंड 3 चाइल्ड है। यानी कि स्पाउस, प्रपोजर एंड स्पाउस, उनके माता पिता, प्रपोजर के भी माता पिता और स्पाउस के भी माता पिता। ठीक है, एंड टोटल 3 चिल्ड्रन इसमें आ सकते हैं, पॉलिसी के अंदर कवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेस पीरियड जो मिलता है हमें 30 डेज का मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो प्रीमियम एप्लीकेबल है ना, वो जोन वाइज प्रीमियम हम काउंट करते हैं। जोन वाइज का मतलब मैं आगे बताऊंगी। जोन कौन कौन से शहर, कौन कौन से स्टेट्स किस जोन में आते हैं, ये भी आपको पीपीटी में नजर आएगा। ठीक है, अभी मैं केवल इतना बता देती हूँ कि 4 जोन के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट होता है। क्लियर है ये चीज सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कौन कौन से लोग इसमें आएंगे। यहाँ पे आप लोगों को फैमिली साइज दिख रहा होगा। अब मैं इसको सेपरेटली डिस्क्राइब कर देती हूँ। अगर आप चाहो एज अ एजेंट तो आप 1 अडल्ट 1 चाइल्ड को भी ये प्लान दे सकते हो, 1 अडल्ट 2 चाइल्ड को भी दे सकते हो, 1 अडल्ट 3 चाइल्ड को भी आप ये प्लान दे सकते हो। इसी तरीके से 2 अडल्ट पे आ जाते हो तो सिंगल 2 अडल्ट को भी दे सकते हो, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड, 2 अडल्ट 2 चाइल्ड, 2 अडल्ट 3 चाइल्ड। 3 अडल्ट के साथ 3 चाइल्ड भी चल जाएगा, 4 अडल्ट के साथ भी 3 चाइल्ड चल जाएगा, 5 अडल्ट के साथ भी 3 चाइल्ड चल जाएगा, 6 अडल्ट के साथ भी 3 चाइल्ड चल जाएगा। मान लीजिए कि प्रपोजर के माता पिता हैं, स्पाउस के सिर्फ मदर हैं, फादर नहीं है, तो वो भी आ सकते हैं पॉलिसी में। जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ साथ में ही आए, प्रपोजर के माता पिता साथ में ही आए। सिर्फ माता जी हैं तो वो भी आ सकती है, सिर्फ पिताजी हैं तो वो भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेस पीरियड एक्सप्लेन कर देती हूँ। ज्ञानेश्वर जी, आपका मैसेज आया है चैट बॉक्स में, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। राकेश जी कोशिश करिए वीडियो ऑन करने का, हो जाएगा वीडियो ऑन। ग्रेस पीरियड के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ज्ञानेश्वर जी, आई एम सो सॉरी, मैंने एक्सप्लेन किया भी नहीं। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि प्रीमियम जब हम जमा करते हैं ना, मान लीजिए कि आज मैंने पॉलिसी ली है, तो अगले अगले साल इसके एक दिन पहले हमारा प्रीमियम का ड्यू डेट आता है। तो कंपनी जो है कस्टमर को ड्यू डेट से आगे के 30 डेज तक का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करती है। यानी कि 30 दिन एक्स्ट्रा। मान लीजिए किसी की डेट है 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं, ये ड्यू डेट है। लेकिन 30 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक 1 महीने का टाइम हर पॉलिसी में, हर प्रीमियम में कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आपने एनुअली प्रीमियम चुना है तो, ईयरली चुना है तो,
मंथली में नहीं मिलता है ये ग्रेस पीरियड, इसलिए हम कभी भी किसी को मंथली सजेस्ट नहीं करते। मैं पर्सनली कभी भी किसी को मंथली सजेस्ट नहीं करती कि आप मंथली प्रीमियम वाली पॉलिसी ले लो, क्योंकि पॉलिसी में ऑप्शन है, बट आप लोगों को एज अ एजेंट सिर्फ और सिर्फ ईयरली ही सजेस्ट करना है, क्योंकि उसी में हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है 1 महीने का। 1 महीने में आप भी उन्हें याद करा सकते हैं, मैं भी उन्हें बता सकती हूँ, मतलब यहाँ से भी कॉल मैसेजेस जा सकते हैं कि हाँ आपका ड्यू डेट है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिसी लैप्स भी नहीं होगी, आपका कमीशन भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपका कमीशन हर रिन्यूअल पे होता है। कुछ कह रहे हैं बलबीर ज्ञानेश्वर जी, क्या जो मैंने आपको ग्रेस पीरियड एक्सप्लेन किया वो क्लियर है या नहीं है? एक बार प्लीज बता दीजिए चैट बॉक्स में या बोलकर। यस मैडम, क्लियर है। क्लियर है। ज्ञानेश्वर जी आपको भी क्लियर है ना? बेटर है आप अगर चैट में भी लिख देते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने फैमिली साइज बता दिया, ग्रेस पीरियड किसको बोलते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर जिन जिन को नहीं पता है, जो भी नए एजेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके अकॉर्डिंग। एलिजिबल कौन कौन है आप लोगों को नॉर्मल सा पता ही होगा कि एक एवरेज एज दिया जाता है जिसको एलिजिबल क्राइटेरिया, एलिजिबल एज कहा जा सकता है कि हु कैन अवेल दिस पॉलिसी, कौन इस पॉलिसी के अंदर आ सकता है। तो इसमें 18 से लेके 65 इयर्स तक के लोग आ सकते हैं। 18 इयर्स के अगर इंडिपेंडेंट प्रपोजर हैं तो वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ठीक है, 18 साल स्टार्टिंग एज है, एंड है 65। 66 के इस पॉलिसी में नहीं आ सकते, 66 इयर्स के जो लोग हैं इसमें नहीं आ सकते, 18 से कम के इसमें नहीं आ सकते। ठीक है मैम, जी अतुल जी। कोई स्टूडेंट पढ़ाई के है वो नहीं ले सकता है मैम? सो सॉरी अतुल जी, समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? डिपेंडेंट जो 18 इयर्स का नहीं है वो कभी भी स्टूडेंट है वो ले सकता है मैम? वो अपनी, जैसे उनके फादर अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें एज अ डिपेंडेंट चाइल्ड वो आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी लेने के लिए कोई भी इनकम, मतलब कोई भी इनकम प्रूफ लिया नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि कोई इनकम आप दिखाओगे, अगर वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है डजंट मैटर, अगर वो 18 प्लस है ना, अगर वो चाहे सिर्फ खुद के लिए पॉलिसी लेना तो वो कोई भी अदर पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्लान है, फैमिली फ्लोटर प्लान है ना, तो ऑब्वियसली वो अकेले खुद के लिए तो नहीं ले रहे होंगे, फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा तो अपने पेरेंट्स के साथ ले रहे होंगे। तो अगर वो 18 या 18 से 25 के बीच में है ना, तो वो डिपेंडेंट चाइल्ड में ही। क्लियर है आप सभी को? भी क्लियर है? बाकी अदर प्लान में वो लेना चाहें अकेले अपने लिए वो ले सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 23 ईयर का भी अगर कोई बंदा अपने लिए खुद के लिए प्लान लेना चाहे तो वो ले सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें तो ये इंडिविजुअल प्लान है ही नहीं, ये फैमिली फ्लोटर प्लान है। और फैमिली में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रंस आते हैं। अगर किसी 18 ईयर के आदमी की शादी हो रखी है, 19 ईयर की, उनकी प्रपोजल, उनकी जो स्पाउस है वो भी 18 प्लस है, तो वो दोनों फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। क्लियर है ना ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ टाइम रिन्यूअल है, यानी कि एट द एज ऑफ 99 साल की उम्र तक इसको रिन्यू करवा के इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल की पॉलिसी ये बिल्कुल भी नहीं है। और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो इसमें ऐड होते हैं 16 दिन, यानी 15 दिन कंप्लीट करने के बाद 16 दिन कंप्लीट करने के बाद से बच्चा इसमें ऐड किया जा सकता है 25 साल की उम्र तक का डिपेंडेंट चाइल्ड। ठीक है, सम एश्योर्ड के ऑप्शंस की बात करें तो 3 लाख से लेकर 25 लाख तक का सम एश्योर्ड है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, फिर उसके बाद 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख, यानी कि 7 सम एश्योर्ड है यहाँ पे, 3 से 25 लाख तक। पीपीटी में आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीमियम यहाँ पे जोन वाइज कैलकुलेट होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अगर नागपुर से है, तो अगर आप कहीं, आप मान लीजिए दिल्ली से हैं या कहीं से भी हैं, आपको किसी को आप पॉलिसी दे रहे हो, वो कहीं और से हैं, ठीक है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आपकी हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनका जोन क्या है? तो उसके लिए हमें उनसे उनका पिन कोड पूछना होता है। ठीक है, पिन कोड आप उनसे उनका पूछोगे ना, तो जैसे ही आप गेट कोड में जाते हो ना, स्टार आइटम 2.0 जो हमारा एप्लीकेशन है, उसमें आप गेट कोड में जाओगे, उधर आप पिन कोड लिखोगे, सारी डिटेल लिखने के बाद, एज वगैरह, सम एश्योर्ड वगैरह, कौन सा प्लान दे रहे, ये सब लिखने के बाद जैसे आप पिन कोड लिखोगे, तो पिन कोड के हिसाब से जो प्रीमियम आता है ना, वो पिन कोड के हिसाब से आता है। वही अगर आप पिन कोड चेंज कर दोगे तो प्रीमियम भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में जो कैलकुलेशन होती है प्रीमियम की, वो जोन वाइज होती है। जोन 1 में सारी मेट्रो सिटीज आती हैं, जैसा कि आप लोगों को पीपीटी में नजर आ रहा होगा। बात कर लेते हैं मेट्रो सिटीज की, तो दिल्ली इंक्लूडिंग आसपास का जितना भी एरिया है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, एंड गाजियाबाद है, नोएडा है, एंड दिल्ली है।
तो ये पांचों ये मेट्रो सिटीज में आते हैं, ये पूरी तरीके से जोन 1 में है। इसके अलावा मुंबई है, मुंबई इंक्लूडिंग थाने, ये भी जोन 1 में आता है। और गुजरात की अगर बात करें तो अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा, सिर्फ गुजरात के ये 3 शहर हैं जो कि जोन 1 में आते हैं। रेस्ट ऑफ द गुजरात जोन 1A में आता है। ठीक है, जोन 1A के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन है, पुणे इंक्लूडिंग नासिक। ठीक है, एंड केरल में जो आता है त्रिवेंद्रम, वो भी है, चेन्नई है, बेंगलुरु है। रेस्ट ऑफ द गुजरात जो कि मैंने आपको बताया था, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा छोड़ के जोन 1A में आता है। उसी तरीके से जोन 2 में है कोयम्बतूर, इंदौर, हैदराबाद, विजयवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ द केरला, जो कि जोन 1 में केरल का 2 नाम आया है, 2 सिटीज आई हैं उसके अलावा। अब बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया जितने भी यूपी के लगा लीजिए, जितने भी स्टेट्स हैं, या जो बिहार के स्टेट्स हैं, उड़ीसा के हैं, झारखंड के हैं, वो सभी जोन 3 में आते हैं। जोन क्लियर है आप लोगों को? जी मैडम। क्वेश्चन है मैडम। हाँ प्लीज पूछिए। हाँ, मैं आनंद विश्नोई बोल रहा हूँ के विश्नोई। आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये रिगार्डिंग जोन जो आप बता रहे हैं ना, कि जिसे आप जोन 3 में पॉलिसी इशू हुई, जोन 3 में पॉलिसी इशू हुई और वो बंदा सेट हो गया है अभी बेंगलोर में, जोन 1 में रह रहा है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है और वो हॉस्पिटलाइज होना चाहता है तो उसको किस रेट से ट्रीटमेंट मिलेगा? जोन 3 की रेंज से ही ट्रीटमेंट मिलेगा सर, क्योंकि वो थोड़ा क्लियर करिए हम लोग। मैं वही क्लियर कर रही हूँ। मान लीजिए आपने मुझे बोला कि कोई जोन 3 में पॉलिसी लेते हैं और जोन 1 में आके वो रहने लगते हैं, यही पूछा ना विष्णु जी? तो ट्रीटमेंट जो उनको मिलेगा, अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सर प्रीमियम पे मैं बात कर रही हूँ ना, ट्रीटमेंट तो सबका सेम ही है, चाहे वो नेटवर्क हॉस्पिटल से लेंगे तो कैशलेस हो जाएगा, नॉन नेटवर्क से लेंगे तो रीइंबर्स्ड हो जाएगा। ट्रीटमेंट नहीं, मैं वही क्लियर करना चाह रहा हूँ। पॉलिसी का जो प्रीमियम वो तो जोन 3 के हिसाब से आप लो लोगे, लेकिन जो देखो वायरस, लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट लेना है किसी को तो वो जोन 3 का बंदा जोन ए में जाके अगर ट्रीटमेंट ले रहा है तब कुछ फर्क आया या सेम ट्रीटमेंट मिलेगा? सर जब तक विष्णु जी, जब तक रिन्यूअल नहीं होता है तब तक कोई फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो रिन्यू करवाते हैं तो वो अपना एड्रेस जोन 1 के हिसाब से अपडेट करा सकते हैं, तब फर्क आएगा प्रीमियम में भी। क्वेश्चन आई थिंक डिफरेंट है ना उनका। ऑल इंडिया में हम इलाज तो कहीं भी करवा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो बात वही आ रही है ना, आपका जोन 3 के हिसाब से चल रहा है तो फिर ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है उसमें भी फर्क आएगा क्या? ये पूछ रहा था मैं। सर ट्रीटमेंट के कॉस्ट में क्यों फर्क आएगा? वही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना ऐसा है। अच्छा, कि जो बंदा जोन 3 में है और जोन 1 में उसको बाई चांस ऐसे जाना पड़ा तब वो क्या करेगा? वो अगर ट्रीटमेंट में ऐसा फर्क आएगा तो वो हम लोग गाली देगा फिर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रीटमेंट में कोई फर्क जी, मैंने जोन 3 में मैंने पॉलिसी ले रखी है मेरी वाली, और मैंने गुड़गांव शायद जोन 1 में है, गुड़गांव ट्रीटमेंट कराया था, कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, वही मैं पूछ रहा था आपसे मैडम, ये क्लियर करना है क्योंकि मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना है तो अच्छी बात है, आपने क्लियर कर दी। लेकिन जैसा कि राकेश जी ने बताया, ट्रीटमेंट में कोई इश्यू नहीं आता है। प्रीमियम जो आपने लिया होगा ना विष्णु जी, जो भी आपने एजेंट को दिया होगा, कस्टमर को दिया होगा, उसमें केवल फर्क आता है। रिन्यूअल के टाइम पे वो एड्रेस भी अपडेट करा सकते हैं, तो फिर वो जोन 1 में अगर है तो जोन 1 के हिसाब से उनका प्रीमियम भी जाएगा, और ट्रीटमेंट में कोई मतलब कोई अगर नहीं कराया, नहीं रिन्यूअल कराया उन्होंने, उसी पे रखा है तो क्या करें? हाँ, तो भी कोई ट्रीटमेंट में कोई थोड़ा क्लियर करिए मैडम, इसको बहुत प्रॉब्लम आएगी इसके लिए, मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो, बिल्कुल, अगर वर्मा जी थोड़ा क्लियर करवा दीजिए मेरे को। हेलो, श्योर, मैं करवा देती हूँ। विष्णु जी, वर्मा जी लाइन पर आ रहे हैं, बस 2 से 5 मिनट रुक जाइए। ओके, आप कंटिन्यू करिए, जब आ जाएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। हाँ चलिए, तो वैसे जो मैंने आपको जोन की सिटीज क्लियर की और जोन वाइज जो प्रीमियम होता है वो चीज क्लियर है ना बाकी आप लोगों को? ओके, ट्रीटमेंट का भी अगर आप चाह रहे हो कि सर आके क्लियर करे तो सर क्लियर कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, मैं बोल दिया। बोलिए विष्णु जी, क्या चीज पूछना चाह रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, ये जोन 3 और जोन 1 जोन 2 का हिसाब जो है ना, तो हम लोग पॉलिसी जोन 3 वाली इशू करेंगे प्रीमियम के हिसाब से, तो अगर वो बंदा जोन 1 में सेट हुआ जाके, तब उसको ट्रीटमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा कि सेम जैसा सब जगह मिलता रहेगा? सर पहले होता था 20% कोपे लगता था पहले, लेकिन अब काफी साल से कोई कोपेमेंट नहीं लगता है। जोन 3 का बंदा जोन 1 में भी इलाज करा सकता है
हाँ। जोन 2 का पॉलिसी लिया है, जोन 3 में भी जा सकते हैं, जोन 1 में भी जा सकते हैं। जोन वाइज कोई कोपेमेंट नहीं है, पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। चलिए, क्लियर है ना विष्णु जी? मैडम क्लियर है। हाँ, तो यही चीज मैं आपसे बता रही थी कि कोई भी ट्रीटमेंट में कोई भी इश्यू नहीं आता है, सेम ट्रीटमेंट होता है, जैसा राकेश जी ने भी बताया और सर ने भी अभी आके बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर जोन एकदम क्लियर है तो ठीक है। बट प्लीज अपनी साइड से म्यूट कर ले, बार बार ना अनम्यूट हो जाता है, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। बेनिफिट्स आप लोगों को क्लियर होंगे, फिर भी मैं एक दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग जब बेसिक वर्ड्स कीवर्ड्स की ये सेशन लेते हैं ना, तो उसमें क्लियर करते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि फिर से आपने अनम्यूट कर लिया है। राजन जी, आपकी साइड से बार बार ना अनम्यूट हो रहा है, तो आवाज आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, तो प्लीज अनम्यूट सिर्फ तब करें जब आपको कुछ भी पूछना हो या कोई भी डाउट हो। नमस्ते अजय कुमार जी, आपका नमस्ते आया है मैसेज में। ओके, तो बेनिफिट्स की मैं बात कर रही थी। बेनिफिट्स में हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, नॉर्मली इंश्योरेंस में कवर्ड होता है किसी भी पॉलिसी में। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। मॉडर्न ट्रीटमेंट, एफएचओ की अगर हम बात करें तो जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है, रोबोटिक ट्रीटमेंट है, वो कवर्ड है। वो कौन कौन से हैं वो भी अभी आपको आगे पीपीटी में नजर आएगा। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, बट आपको एज एजेंट देनी नहीं है। रीजन मैं पहले भी बता चुकी सेशंस में, अभी भी मैंने बताया, क्योंकि 7 डेज का टाइम मिलता है, जो कि बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि उसमें हम अगर पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करते तो वो लैप्स हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जी कुछ पूछ रहे हैं हरिओम जी? मैम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ हरिओम जी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री का मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, और पोस्ट का मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने से बाद के खर्चे। ठीक है, जैसे प्री का मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले का खर्चा, तो जी उसमें क्या खर्चा आएगा? मतलब जैसे कोई अगर किसी मैं बता देती हूँ। जैसे कि कोई डॉक्टर फीस हो गई, मान लीजिए एडमिट नहीं हुआ है हमारा कस्टमर, लेकिन थोड़े थोड़े दिन पे वो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, फिर एंड ऑफ द डे डॉक्टर उन्हें कह देते हैं कि अब आपको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ है ना, डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, टेस्ट, वो सब प्री में आता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन में। सेम इसी तरीके से हरिओम जी, कस्टमर आज हमारे एडमिट से डिस्चार्ज हो गए हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि अभी आप डिस्चार्ज तो हो रहे हो, लेकिन आपको हॉस्पिटल में आना होगा, विजिट करनी होगी, टेस्ट करवाना होगा, मैं आपको डेट लिख कर दे रहा हूँ कि अगले हफ्ते इस तारीख को आपको आना है। तो 90 डेज बाद का और 60 डेज पहले का जो भी एक्सपेंस है, जो भी डॉक्टर फीस है, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स का खर्चा है, दवाइयों का सॉरी जो खर्चा है, वो सारा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आता है और वो कवर्ड होता है। मैम प्री में 60 डेज होते हैं और पोस्ट पोस्ट में में 90 डेज जी, प्री में 60 डेज यानी 2 महीना पहले, और पोस्ट में 90 डेज यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद तक का खर्चा, उसी बीमारी से रिलेटेड जिस बीमारी के लिए वो भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में। क्लियर है हरिओम जी? ओके ओके, डोनर एक्सपेंसेस बिल्कुल कवर। हाँ मैम एक बात पूछ रही थी। जी राकेश जी। जैसे कस्टमर है, एक्सीडेंट हो गया उसका जी और वो नेटवर्क हॉस्पिटल में चला गया, जी तो अगर उसके सर में चोट लगी है और हाथ पैर छिले हैं, वो वहां से ट्रीटमेंट करा के आ जाता है, तो कैशलेस नहीं है वो। मेरे ख्याल से अगर वो एडमिट होता है, चाहे वो 2 घंटे के लिए हो, तो ही उसमें कैशलेस होगा ना। सर, एक्सीडेंट तो फर्स्ट डे से कवर्ड है, पहली चीज तो, और जैसे ही हाँ वो भर्ती होते हैं, मान लीजिए आज पॉलिसी ली है राम कुमार जी ने, कल एक्सीडेंट हो जाता है उनका, तो वो कवर्ड रहेगा, चाहे 2 घंटे में आ जाए। हाँ हाँ, नहीं मैं ये पूछ रहा था कि अगर वो एडमिट होता है तो ही कवर होगा ना, अगर वो हाँ एडमिट नहीं है, हाँ, अगर वो एडमिट होते हैं तो ही कवर्ड होगा सर। चाहे वो 1 अगर घंटे के लिए एडमिट हो, हाँ, चाहे वो 1 घंटे के लिए एडमिट हो। एडमिट होना कंपलसरी है। नहीं नहीं सर, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मान जी, लीजिए कल की डेट में उनका एक्सीडेंट हो गया, आज उन्होंने पॉलिसी ली है, ठीक ये है, पॉलिसी तो चाहे कितनी पुरानी, मैं समझ गया, कितनी वो भी तो नेक्स्ट डे पुरानी हो, से। हाँ हाँ ठीक है, तो अगर जब एक्सीडेंट होता है ना सर, तो हाँ जी, एक्सीडेंट कवर्ड है, लेकिन उसके लिए भी भर्ती होना पड़ता है, 24 मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन है। नहीं एक्सीडेंट में 24 की कंडीशन है क्या? हाँ सर, 24 आवर्स तो मैंडेटरी है। अगर वो सिर्फ मलहम पट्टी करवा के आ जाएंगे 1-2 घंटे में, तो वो कवर्ड नहीं होगा। नहीं मैम, सपोज करो उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, पैर में फ्रैक्चर आ गया,
और उसको प्लास्टर लगा के और उन्होंने छुट्टी कर दी 2 घंटे बाद या 6 घंटे बाद, तो क्या वो उस कैशलेस में नहीं आएगा फिर? सर मैंने आपको बताया ना, हाँ। मैं आपको वही बता रही हूँ राकेश जी कि 24 हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है 24 आवर्स का। मैम ये डे केयर में नहीं आया क्या? नहीं मैम, डे केयर में होना चाहिए फिर ये तो। डे केयर में तो सर वो प्रोसीजर्स आते हैं ना जिनके छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, पाइल्स हो गया, ये जो 4-6 घंटे में जिनके सर्जरी हो जाती है ना, वो आते हैं सर डे केयर में। बाई चांस मैडम सुनिए, जी अगर बताइए उन्होंने विष्णु जी। एनेस्थेसिया दिया हुआ है लोकल या जनरल, तो कवर करना चाहिए उसको। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन जैसे एक सपोज करो एक्सीडेंट हुआ है, उसका सिर भी फटा है, हाथ और पैर दोनों में फ्रैक्चर आ गया है, दोनों में प्लास्टर हो गया है, सर में भी टाके सर लगे हैं, अगर उसके बाद फिर वो कैशलेस नहीं है तो उसका फायदा क्या होगा फिर कैशलेस उसको? होगा, ये तो कैशलेस होगा। आप जितनी इंजरीज बता रहे हैं ना राकेश जी, अगर ऐसा होता है तो हॉस्पिटल उन्हें एडमिट करता है, और एडमिट होने पे तो पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। जी आपको आवाज आ रही है? मैडम डे केयर का क्या है, परिभाषा क्या होगी डे केयर में actually? मैं सर आपको डे केयर की परिभाषा भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं इतना बताना चाहूंगी कि हमारी पॉलिसी की एक बहुत सिंपल सी कंडीशन है, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट। 24 घंटे एडमिट होंगे तो ही वो पॉलिसी काम करेगी। अब जैसा राकेश जी ने बोला कि सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर में फ्रैक्चर आ जाते हैं, माइंड में कोई चोट, सर में चोट लग जाती है, तो मुझे लगता है अगर इतना मेजर किसी के साथ में होगा ना, तो ऑफकोर्स उस पेशेंट को 24 आवर्स एडमिट किया जाएगा। नॉर्मल फ्रैक्चर होगा, नॉर्मल कोई लाइक अगर मैं बात करूँ तो खरोच होंगी, नॉर्मल चीजें होंगी ना, तो डिस्चार्ज कर देगी कंपनी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में कोई भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों हाथ पैरों में फ्रैक्चर है, सर में चोट आई है, तो 24 घंटे से पहले उसको डिस्चार्ज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये आई थिंक उनको 24 घंटे रखा जाएगा और वो प्रोसेस किया जाएगा। 24 घंटे नहीं रखा है सपोज और डिस्चार्ज कर दिया तो कवर नहीं होगा। थैंक यू सर। क्लियर है राकेश जी एंड विष्णु जी? क्लियर है मैडम? हाँ, तो जैसा कि 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन का रूल है ना, वो एक्सीडेंट में भी, इसीलिए तो उसको यूनिवर्सल रूल बोलते हैं ना। और राकेश जी जितने आप इंजरीज बता रहे हो ना, उतनी इंजरीज अगर किसी एक इंसान को होती है तो हॉस्पिटल खुद ही सजेस्ट करता है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, वो नहीं, फिर वो रिलीज नहीं करते हैं मलहम पट्टी करके। ठीक है ना? मैडम और एक बात है, एक बार मैं पूछना चाहूंगा मैं, मान लीजिए कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ या हाँ कोई प्रॉब्लम हुई, वो लोकल में कहीं एडमिट हो गया, जी उसके बाद में वहां से उसको रेफर किया गया बड़े हॉस्पिटल में, जी। और लोकल में अगर वो 24 घंटे एडमिट हुआ है तो उसको माना जाएगा क्या? लोकल में 24 घंटे एडमिट हुआ है तो उसके बाद उसको मतलब नहीं कर पाया वहाँ ट्रीटमेंट, और बाद में फिर कहीं अच्छी जगह जाके ट्रांसफर करना पड़ा, उसको रेफर करना पड़ा, हाँ तो माना जाएगा 24 घंटा? ये सर माना जाएगा, माना जाएगा। हाँ, तो माना जाएगा, अगर 24 घंटे कंप्लीट है तो माना जाएगा सर। किसी एक मैं बताती हूँ इसमें, मैं बताती हूँ विष्णु जी आपको, इस कंडीशन में क्या होता है कि लामा रिपोर्ट रेडी की जाती है। जब एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है और वही हॉस्पिटल अगर अपने पेशेंट को दूसरे किसी हॉस्पिटल में रेफर कर रहा है, तो वो डिस्चार्ज समरी बनाकर नहीं देते हैं, वो एक लामा रिपोर्ट बनाकर देते हैं। वो लामा रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और उस बेस पर कस्टमर को दूसरे जिस भी हॉस्पिटल में रेफर किया है उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, क्योंकि जो पहले वाला हॉस्पिटल है उसके पूरे एक्सपेंसेस कंपनी एज अ प्री में काउंट करती है और प्रोसेस करती है। मैडम उसमें भी कैशलेस ही होगा या अमाउंट पे करनी पड़ेगी दूसरे हॉस्पिटल में? कैशलेस हो जाएगा सर, कैशलेस हो जाएगा, डोंट वरी। अगर नेटवर्क में गए हैं तो कैशलेस हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, बोलिए। अगर सेल्फ अगर हम जैसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है या किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर ट्रीटमेंट कराना है, तो अगर मैं सेल्फ डिसीजन लेकर के अगर मैं पेशेंट को ट्रांसफर करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है? मैं सर कंडीशन में कंपनी फॉलो करेगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने बताया ना कि उस कंडीशन में हॉस्पिटल जिसमें अभी आप रिसेंटली या कोई कस्टमर एडमिट है उसको दूसरे हॉस्पिटल में अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है, तो जो प्रीवियसली पहला वाला हॉस्पिटल, हेलो आवाज आ रही है सर? तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि अगर कोई पर्सन किसी पहले वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या वो अपने आप को किसी अच्छे हॉस्पिटल में रेफर करना चाहता है तो कर सकता है। हॉस्पिटल उनको एक डिस्चार्ज समरी प्रोवाइड नहीं करेगा। हॉस्पिटल एक लामा रिपोर्ट शेयर करता है, अपनी लामा रिपोर्ट। उस लामा रिपोर्ट के बेस पर जो अदर हॉस्पिटल है जहाँ रेफर किया जा रहा है वहां पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो कंपनी उसको प्रोसेस करती है। अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करें, प्रोसेस होगा कैशलेस, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में है तो जैसे क्या है कि मैम, जैसे अगर हम लोग उस कंडीशन में लेते हैं तो डॉक्टर ये प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब एक लेटर लिखवाते हैं कि पेशेंट जो है अपने सेल्फ रिस्क पे पेशेंट को मतलब डिस्चार्ज कर रहा है,
गार्जियन जो है। जी परमदेव जी। अगर जैसे पेशेंट के गार्जियन जो है अगर सेल्फ उनको डिस्चार्ज कराते हैं तो डॉक्टर एक लेटर पे साइन करवाते हैं कि पेशेंट अपने सेल्फ रिस्क पे पेशेंट को मतलब डिस्चार्ज करवा रहे हैं, ये करके एक लेटर लिखवाते हैं डॉक्टर। कोई इश्यू नहीं है, देखो मैं बताती हूँ। उस केस में भी आपको कंपनी को इंटीमेट करना है। जैसे फर्स्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया, कंपनी को इंटीमेट किया हमने, ऐसे ही अगर पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है या अपने रिस्क पे वहां से निकालकर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, तो कंपनी को इंटीमेट करना बहुत जरूरी है। आप इंटीमेट कर दीजिए, कंपनी क्लेम प्रोसेस करेगी आपका। आगे प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। कुछ कह रहे हैं मैडम? स्कैन जैसे कि सीटी स्कैन और एमआरआई का रिपोर्ट जो निकालने को बोलते हैं, उसका भी बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ये सारे टेस्ट कंपनी कवर करती है, कस्टमर को पे नहीं करना होता उसके लिए। ठीक है, अभी क्लियर है ना? हेलो जी बोलिए प्लीज, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है ना? अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कशन चल रहा था, अभी वर्मा सर भी बता रहे थे कि जोन 3 का जो प्रीमियम दे के जोन 1 में ट्रीटमेंट करा सकता है, तो ऐसे तो सभी जोन 3 का ही प्रीमियम देंगे, जोन 1 में वो करा लेंगे, क्यों प्रीमियम इसका कम है। सर उसके लिए एड्रेस प्रूफ भी तो देंगे ना कुछ जोन 3 का। एड्रेस प्रूफ क्या है कि जैसे पहले उन्होंने ले लिया है, उसके बाद उन्होंने चेंज हुआ, शिफ्ट कर जाते हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब में रहते हैं। आई थिंक उसका कुछ प्रीमियम डिफरेंस कुछ वो लोग चार्ज करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ अभय जी, मैंने आपकी बात सुनी है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ, माक्षी मैम आपको समझा देंगे, 1 मिनट रुकिए। ठीक, मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ वैसे तो कि ट्रीटमेंट में कोई मतलब कोई 19-20 का फर्क भी नहीं आता, सिर्फ प्रीमियम में आता है, बट फिर भी बताइए अभय जी, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप? हाँ, प्रीमियम में ज्यादा डिफरेंस है। ओके, वही मैं बात चल रही थी, अभी डिस्कशन चल रहा था कि अपना जोन 3 का प्रीमियम देने के बाद जोन 1 में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ट्रीटमेंट दे तो सकते हैं, लेकिन उसमें एड्रेस चेंज हो जाने से जो उसका प्रीमियम का डिफरेंस है वो लोग चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे वो लोग? देखो सर, अभी तक तो नहीं ऐसा कोई भी सिनेरियो निकल कर आया है। आपको याद होगा, आपका खुद का भी एक सेम ऐसा ही केस था, याद है आपको? केस है, लेकिन उसमें ये बोला गया था कि अगर हम लोग एड्रेस चेंज कर उसका जोन चेंज कराना पड़ेगा तभी हो पाएगा, कि हमने जोन 3 में ले लिया है, अब वो अभी रह रहे जोन 1 में। तो फिर मैंने आपसे पूछा भी था कि इसका क्लेम में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, आप बोले इसको चेंज करा लीजिएगा क्योंकि इसका प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इसका प्रीमियम का डिफरेंस देना पड़ता है कुछ ऐसा। हाँ ऑफ कोर्स मैं अभी भी यही चीज बोलूंगी कि अगर कोई किसी कस्टमर ने जोन 3 के अकॉर्डिंगली पॉलिसी ली हुई है, जोन 3 का, और रहते वो जोन 1 में है, तो एटलीस्ट अगर उनके पास, देखो प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, जोन 1 में भी करा सकते हैं, लेकिन जोन 3 का उनके पास अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर जोन 3 का एड्रेस प्रूफ है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर जोन 3 का एड्रेस प्रूफ ही नहीं है उनके पास तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ये स्टिल मैं अभी भी बोल रही हूँ, कस्टमर के पास जोन 3 का कोई भी आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो उनके पास वोटर आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी है, जो हम एट द टाइम ऑफ अगर जोन 3 का जेन्युइन बंदा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना जोन 1 में? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रीटमेंट करवाएं, डजंट मैटर। अबे जी डाउट क्लियर है आपका? ठीक है, क्लियर है, वो एड्रेस प्रूफ होना मस्ट। जी एड्रेस प्रूफ हो रहा मस्ट, अगर एड्रेस प्रूफ नहीं है तो फिर गड़बड़ है, फिर कंपनी क्लेम में प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि कस्टमर झूठ बोल के भी तो पॉलिसी लेते हैं ना प्रीमियम कम पे करने के लिए। प्रीमियम में डिफरेंस ज्यादा है, 3-4 हजार का डिफरेंस आ जाता है। ऑफ कोर्स। चलो शिवांगी प्लीज बोलिए सर। एड्रेस प्रूफ नहीं देंगे तो पॉलिसी इशू ही नहीं होगी ना, आप एड्रेस प्रूफ नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है सर, 40 साल से नीचे तो हम एड्रेस प्रूफ भी नहीं डिमांड करते हैं ना, आप ये भी तो सोचिए, अगर 40 साल के बाद हम एड्रेस प्रूफ ले रहे हैं या आईडी प्रूफ ले रहे हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लेम सबसे पहले कंपनी आपसे आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डिमांड करती है। एट द टाइम ऑफ क्लेम डिमांड किया जाएगा डॉक्यूमेंट, और उस टाइम अगर आपके पास या कस्टमर के पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो क्लेम अटक जाएगा। ठीक है सर, चलिए शिवांगी प्लीज कंटिन्यू। श्योर, अभी क्लियर है ना आप लोगों को, जो भी मैंने आपको समझाया? अभी कोई डाउट तो नहीं है अभय जी? नहीं क्लियर है। चलिए ठीक है, ओके। तो अभी हम FHO पे दोबारा से फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ये सब जो आप क्वेश्चंस जोन 3 वाला तो बिल्कुल ठीक था, बट बाकी जो हम सेशन लेते हैं ना रीइंबर्समेंट एंड कैशलेस, उसमें क्लियर किया जाता है ये सब, तो उसमें प्लीज आइएगा। अभी हम FHO पे दोबारा से फोकस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट कि इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, लेकिन वो देनी नहीं है। डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड हैं, डे केयर एक्सपेंसेस सारे कवर्ड होते हैं, एंड डोमिशलरी ट्रीटमेंट भी इसमें कवर्ड होता है। ये सारी चीजें मैं डिस्क्राइब करूंगी।
अभी जस्ट मैं आपको बेनिफिट्स काउंट करा रही हूँ कि क्या क्या चीजें कवर्ड है, क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं है, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, इसको IVF ट्रीटमेंट कहा जाता है, जो कि स्पाउस एंड प्रपोजर यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए कवर्ड है, ठीक है। आयुष ट्रीटमेंट इसमें कवर्ड होता है। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब है कि जितनी भी यूनानी सिद्धा जो जिस तरीके से हमें ट्रीटमेंट मिलता है ना, वो चीजें उसको आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो कवर्ड है। मैटरनिटी इसमें कवर्ड नहीं होता है SHO में, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी कवर्ड है 16 दिन के बाद से, ठीक है। अगर बेबी जैसे आज की डेट में आपके कस्टमर को बेबी हुआ तो वो 16 दिन बाद से कवर्ड हो जाएगा, लेकिन 2 महीने पहले बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे जो स्पाउस हैं वो मतलब कि सपोज कर रहे हैं उनकी डिलीवरी होने वाली है 2 महीने में, तभी वो बेबी कवर्ड होगा, वो भी 16 दिन बाद से, और वो ऑटोमेटिकली 10% ऑफ द सम एश्योर्ड कवर्ड होता है। अगर 3 लाख की पॉलिसी है तो 30,000 तक कवर्ड है, चाहे पॉलिसी रिन्यू करवाई हो चाहे ना करवाई हो। और जब पॉलिसी रिन्यूअल का टाइम आता है तब तो आप अगर बेबी को ऐड करवाते हो तो बेबी बिल्कुल सम एश्योर्ड के अमाउंट जितना कवर्ड है, लेकिन जब तक रिन्यूअल नहीं होता है ऑटोमेटिक फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में बच्चा जो है वो कवर्ड हो जाता है। ओनली 10% 10% कवर होगा क्या वो? जी बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, 10%। अगर 3 लाख की पॉलिसी है तो 30,000 तक का कवरेज, 4 लाख की है तो 40,000, 5 लाख की है तो 50,000। अगर 5 लाख से ज्यादा की है ना तब भी 50,000 तक का ही कंपनी अलाउ करती है। 10 लाख उसमें हम बच्चों के लिए डोज देते हैं ना, डोज उनका क्या बोलते हो? वैक्सीन। नहीं, वैक्सीनेशन कवर्ड नहीं होता है सर। लाइक मान लीजिए कि आज बच्चा पैदा हुआ, 15 दिन 16 दिन कंप्लीट होने के बाद अगर उसको कोई भी इलनेस होती है ना, कोई भी बीमारी होती है, बुखार भी होता है और उसके लिए अगर वो एडमिट होता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कवर्ड है, भले ही वो उस पॉलिसी में ऐड नहीं हुआ हो तभी भी कवर्ड है 10% तक, ठीक है। ओके मैडम, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड कवर्ड है महेश जी। चलिए अब इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। एयर एम्बुलेंस इसमें कवर्ड है, जो कि मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज कवर्ड नहीं होता है। एयर एम्बुलेंस इमरजेंसी में ही यूज किया जाता है, तो वो चीज इसमें कवर्ड है। अब इसके मैं आपको कुछ 4 ये जो बेनिफिट्स आपको नजर आ रहे हैं, रिचार्ज बेनिफिट जो किसी अदर पॉलिसी में नहीं है, 25% एक्स्ट्रा मिलता है सम एश्योर्ड के अलावा, उसको रिचार्ज बोलते हैं। ये मैं जस्ट अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ, आगे अच्छे से कंप्लीटली PPT के सहारे आपको समझाऊंगी। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन सबसे अच्छा है इसमें, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 3 गुना है। मान लीजिए 3 लाख की पॉलिसी है तो 9 लाख एक्स्ट्रा मिलता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। इसी तरीके से जी प्लीज पूछिए। इसमें एक डाउट है मेरा, जब रिस्टोरेशन होता ना तो सेम पर्सन सेम डिसीज यूज नहीं कर सकते हम? जी बिल्कुल। तो वो कैसा डिसीज, आखिरी वाला डिसीज या इस साल में लिए वाला डिसीज? इसी साल में लिए वाला डिजीज है, आखिरी कौन साल सा में। हाँ, मैं एग्जाम्पल के सहारे आप लोगों को समझा देती हूँ। मान लीजिए कि किसी कस्टमर को आपने पॉलिसी दी 5 लाख रुपए की, ठीक है। रिस्टोरेशन बेनिफिट ना सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब वो 5 लाख पूरा यूज हो चुका हो, यूज होने के बाद। ओके जी। उसके अगर 4 लाख 4.5 लाख भी यूज हुआ है ना तो रिस्टोरेशन सर काम नहीं करेगा, तब आपका नो क्लेम बोनस काम करेगा। नो क्लेम बोनस नजर आ रहा है ना? ओके, वो मिल जाएगा। नो क्लेम बोनस थोड़ा थोड़ा मिलता है, वो मैं आपको अभी जस्ट बता रही हूँ। एंड एडिशनल सम एश्योर्ड इन RTA मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो कि 2 व्हीलर पे होता है, उसमें एडिशनल, हाँ, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। लेकिन जो रिस्टोरेशन है ना वो कंटिन्यू तभी होगा जब पूरा का पूरा जो पैसा है पूरा यूज होने के बाद, हाँ पूरा यूज होने के बाद, और सेम पर्सन में भी नहीं होना चाहिए, अदर पर्सन में होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन मैं बता देती हूँ, कैशलेस होता है नेटवर्क हॉस्पिटल में, अग्रीड हॉस्पिटल में, एंड नहीं मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, जी मानो कि मेरे एक्सीडेंट हो गया कस्टमर का, वो भर्ती हो जाते हैं, 3 लाख की पॉलिसी है, 3 लाख खत्म हो जाते हैं, खत्म हो गया, दूसरे 3 लाख आते हैं तो वो यूज नहीं कर सकते, वो पर्सन यूज नहीं कर सकता। ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, तो किसी दूसरे पर्सन को अगर कुछ होता है ना, वाइफ को या बच्चों को, तो वो यूज कर सकते हैं। नहीं, दूसरी बीमारी होगी उस पर्सन को तो यूज कर सकते हैं सर। मानो कि क्या है, फर्स्ट 3 मंथ में एक्सीडेंट हुआ, सेकंड 3 मंथ में उसके कुछ बीमारी के लिए इलाज हो गया, अलग बीमारी हो गई ना, बिल्कुल वो इलाज हो गया, हाँ, और आखिरी में 3 लाख खत्म हो गए, फिर रिस्टोर होगा, तो रिस्टोर उस एक्सीडेंट के लिए या फिर जो बीमारी पहले हुई थी उसके लिए नहीं यूज कर सकते हो? सर देखो,
सेम पर्सन सेम डिजीज नहीं होना चाहिए। सेम पर्सन अदर डिजीज है, पहले एक्सीडेंट हुआ उसके लिए 3 लाख रुपए लग गए, 3 लाख खत्म। अब दोबारा उनको कोई दूसरी बीमारी हुई है, कुछ इलनेस हुआ है जिसके लिए वो भर्ती हुए, तो वहां पे रिस्टोरेशन काम करेगा महेश जी, पूरी तरीके से काम करेगा, क्योंकि आदमी सेम है, सेम पर्सन है, लेकिन डिजीज अलग है ना। मैडम क्या है, कोरोना जैसी बीमारी दोबारा भी हो सकती है, डबल हो सकती है, तो उसमें कवर्ड नहीं होगा ना सर, मैंने बताया ना, सेम पर्सन सेम ओके डिजीज ओके। कवर्ड नहीं होगा। कोरोना यानी कि पहले डेंगू, हुआ, मलेरिया, चिकनगुनिया कौन सा भी बीमारी हो, हाँ, वो सेम पर्सन के लिए समय नहीं में तो होता। कवर है ना, सम एश्योर्ड में तो बिल्कुल कवर्ड है सर। अगर सम उसमें चाहे एश्योर्ड 2 बार इलाज कराओ चाहे 3 बार कराओ, चाहे 3 बार करो, 3 लाख की पॉलिसी है, लेकिन एक ये ही लाख रिस्टोरेशन की। के लिए है कि रिस्टोरेशन में सेम पर्सन सेम डिसीज हो। हाँ जी जी राकेश जी, सेम पर्सन सेम डिजीज नहीं होना चाहिए, सेम पर्सन अदर डिजीज चलेगा, अदर पर्सन सेम डिजीज भी चलेगा। मान लीजिए स्पाउस है और प्रपोजर है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को कोरोना हुआ, उसमें क्लेम ये आ क्या गया। करो मैडम, ब्लड सेल कम हो गए एक पर्सन के, ब्लड सेल एक बार हो गए, 2 बार भी हो सकते हैं, कितनी बार भी हो सकते हैं ब्लड सेल कम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिस्टोर के बाद जो दूसरे 3 लाख आने वाले हैं, तो ब्लड सेल कम हुए तो वो नहीं उसको यूज कर सकता फिर। नहीं, एक बार मैं यहाँ सबको रोकूंगी, शिवांगी को भी रोकूंगी, क्योंकि एक यहाँ छोटी सी चीज जो है वो मिसकम्युनिकेट हो रही है, आप सभी को बताना चाहूंगी। सेम पर्सन सेम डिसीज जो होता है वो क्रिटिकल इलनेस के लिए यूज होता है। ये मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और ये नॉर्मल जो डिसीज होती हैं इनके लिए नहीं यूज होता है। समझिए, पहले एक छोटी सी चीज समझिएगा, मलेरिया जो है वो वायरल फीवर है, डेंगू है वो वायरल फीवर है, टाइफाइड है वायरल फीवर है। तो वायरल फीवर के लिए आपका रिस्टोरेशन भी काम करेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके मैडम, ओके ठीक है, क्योंकि ये वायरल फीवर में काउंट होता है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस की हम बात कर रहे हैं, किसी को अगर पहले हार्ट का क्लेम आया हुआ है, 3 लाख खत्म हो गए हैं, दोबारा हार्ट का ही क्लेम आता है उसी पर्सन को, वो रिस्टोरेशन में कवर नहीं होगा। क्लियर है क्या महेश जी, अभी जो मैम ने गाइड किया? ठीक है, कोई डाउट है? क्रिटिकल इलनेस में हार्ट अटैक, कैंसर, न्यूरो, किडनी, इस तरह की प्रॉब्लम्स काउंट होती हैं, ये क्रिटिकल इलनेस में काउंट होता है, नॉर्मल वायरल फीवर्स के लिए नहीं होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। उसमें टॉप अप काम करेगा मैम? हाँ जी, उसमें फिर टॉप अप काम करेगा? हाँ, टॉप अप काम करेगा, ऑफ कोर्स टॉप अप काम करेगा। किसी ने 3 लाख के ऊपर 25 लाख का टॉप अप लिया, 50 लाख का लिया, डजंट मैटर, फिर तो सेम पर्सन सेम डिसीज होगा तो भी करेगा। कोई डाउट किसी को? आगे कंटिन्यू करें, शिवांगी प्लीज कंटिन्यू। श्योर मैम। ओके, तो अभय जी आई होप आपको भी क्लियर होगा, और महेश गुगी जी आई होप आपको भी सही समझाया होगा मैम ने। ठीक है, तो अभी हम कैशलेस जी, कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट आप लोगों को मालूम होगा। कैशलेस जो होता है नेटवर्क एंड अग्रीड हॉस्पिटल में होता है, रीइंबर्समेंट नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में होता है। पहले खुद एक्सपेंस करना पड़ता है, बाद में कंपनी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूम रेंट जो होता है, वैसे तो 5 लाख और 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर्ड होता है, इवन सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम कवर्ड है। लेकिन अगर 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी है, तो जो रूम का जो पैसा है, रूम का जो एक्सपेंस है, वो मैक्सिमम 5 लाख तक ही कंपनी कवर्ड करती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, यानी कि एडमिट होने पे कौन कौन से खर्चे आते हैं। तो डॉक्टर की फीस आती है, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज आते हैं, मेडिकल सर्विसेज जैसे कि आईसीयू का खर्चा हो गया, ठीक है, ओटी के चार्जेस हो गए, या फिर ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अभी बढ़ रही थी कोरोना के टाइम पे, तो वो सारी चीजें कवर्ड होती हैं। और जितने भी मेडिसिन वगैरह हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसिन वगैरह, जितनी भी उन चीजों की कॉस्ट है, डायलिसिस होता है, ठीक है, पेसमेकर के चार्जेस होते हैं, ये सारी चीजें कवर्ड होती है। ठीक है, इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस एक बार में जो कंपनी कवर्ड करेगी 750 रुपए ही करती है पर हॉस्पिटलाइजेशन। और 1 साल की अगर हम बात करें, यानी कि रिन्यूअल पीरियड की बात करें, तो 1500 रुपए, यानी कि 2 बार कवर्ड कर लेगी। एक बार का मैक्सिमम। एयर एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। एयर एम्बुलेंस अवेलेबल है एफएचओ में, लेकिन 3 और 4 लाख की सम एश्योर्ड पे नहीं है। 5 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड पे ही एयर एम्बुलेंस कवर्ड होता है, एंड अप टू द सम एश्योर्ड कवर्ड होता है। ठीक है, अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10% के हिसाब से, ठीक है, यानी कि 1 लाख तक का एयर एम्बुलेंस कवर्ड होगा। अतुल जी कुछ पूछ रहे हैं? 5 लाख में एयर एम्बुलेंस कितने परसेंट? सर अप टू द सम एश्योर्ड, अप टू द सम एश्योर्ड सर 10%, 10%। 5 लाख की पॉलिसी है ना, 5 लाख की पॉलिसी है तो 10% का एयर एम्बुलेंस एक्सपेंस कवर्ड होगा, 50,000 रुपए। ठीक है, ओके मैम। और अतुल जी 5 लाख से ऊपर के लिए ही कवर्ड होगा,
ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 3 और 4 लाख के लिए नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एयर एम्बुलेंस अगर आप लोगों को क्लियर है तो जो सबसे पहले आपने अपने से किसी ने शायद पूछा था कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कितने कितने डेज आते हैं। आई होप आप लोगों को उस टाइम भी क्लियर था, मैं दोबारा बता देती हूँ। 60 दिन पहले के खर्चे एडमिट होने से और 90 दिन बाद के जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं। ये हमारे कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं जो कि पॉलिसी में कवर्ड है। कितने कितने अमाउंट तक का कवर्ड है वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। 1 and 2 लाख का आप लोगों को नहीं देखना है क्योंकि वो हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 3 लाख है, तो 3 लाख से ही हम जो भी कवरेज मिलती है ना मॉडर्न ट्रीटमेंट की, वो 3 लाख से ही ऊपर के ही में मिलती है, उससे कम में नहीं। ये मैं पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि आप एक एक ट्रीटमेंट, यहाँ पे ट्रीटमेंट के नेम्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी सर्जरीज कवर्ड होती हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट कवर्ड होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम ऑप्शन है बट आप लोगों को नहीं देना है, तो ये चीज यहाँ पे मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल सी बात है, 7 दिन का ही अलाउ करती है कंपनी अगर हम मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली वाला ऑप्शन अपने कस्टमर को देते हैं तो हम लोगों को ये देना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ईयरली ऑप्शन देना है। डे केयर प्रोसीजर इसमें कवर्ड होते हैं। कैटरेक्ट की अगर हम बात करें, यानी कि जिसको हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है, अगर एक आंख की दिक्कत है, एक आंख में मोतियाबिंद है, सम एश्योर्ड 3 लाख का है, तो 25,000 तक ही कंपनी कवर्ड करेगी। अगर दोनों ही आंखों में इशू है, 3 लाख का सम एश्योर्ड है, तो कंपनी 35,000 तक कवर्ड करेगी। इसी तरीके से हम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख की बात कर लेते हैं। एक आंख में अगर दिक्कत है कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद की, तो कंपनी सिर्फ 50,000 तक कवर्ड करती है। दोनों आंखों में दिक्कत है, 10 लाख से ऊपर का या 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो कंपनी 75,000 तक कवर्ड कर। ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर, इसका मतलब आप में से कोई मुझे बता सकता है हमारे वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ईश्वर जी, हरिओम जी, विष्णु जी, आप में से किसी को पता है? यहाँ पे आप लोगों के पीपीटी पे शो हो रहा होगा, स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर जो पैनल हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हम 5,000 रुपए। मैं क्लियर कर देती हूँ। वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है हमारे अग्रीड हॉस्पिटल। अभी 2 पेज पहले अग्रीड लिखा हुआ आया था ना, यानी कि जो जांचे परखे हॉस्पिटल हैं स्टार हेल्थ से, यानी कि टेस्ट एंड ट्रायल जो हॉस्पिटल होते हैं ना सर, उसे कहा जाता है वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर। प्रिफर्ड नेटवर्क वाला क्या विष्णु जी कुछ पूछ रहे मुझसे? प्रिफर्ड नेटवर्क, मैं थोड़ा सा प्रिफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल, हाँ प्रेफर्ड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक ही बात है सर, एक ही बात है। अग्रीड हॉस्पिटल, प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल, क्लियर है ना? विष्णु जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ऑलरेडी 5:30 होने वाले हैं एंड क्योंकि बीच में थोड़ा सा आप लोग पूछ रहे थे, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और पूछा। शेयर्ड अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। एफएचओ में शेयर्ड अकोमोडेशन अवेलेबल है, यानी कि अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम या फिर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम नहीं अवेलेबल है हॉस्पिटल की साइड से, और अगर हमारे जो कस्टमर है वो शेयर्ड अकोमोडेशन का यूज करते हैं, यानी कि एक रूम में 2 पेशेंट या एक रूम में 3 पेशेंट, और अगर उनका सम एश्योर्ड 3 लाख से लेकर 15 लाख तक, यानी कि 3, 4, 5, 10, 15 का है, तो उसमें पर डे का 800 रुपीज आपको मिलता है, कस्टमर को मिलता है। और अगर सम एश्योर्ड 15 लाख से ऊपर का है, 20 लाख या 25 लाख का है, तो पर डे का 1000 रुपीज मिलता है। ये क्लेम के अलावा है, क्लेम जो मिलता है वो तो है ही। अगर मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी थी, 10 लाख का उनको क्लेम जितना भी है उनका 8 लाख 9 लाख वो मिलेगा। अगर उन्होंने शेयर्ड अकोमोडेशन यूज किया था तो 800 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलते हैं। 6 डेज एडमिट है तो 800 के हिसाब से 6 डेज का मिलेगा 4800 रुपीज। जी, तो 800 ये दे रही है कंपनी, क्यों दे रही है? क्योंकि शेयर्ड अकोमोडेशन यूज किया है ना कंपनी, आपको हमारे कस्टमर को सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल की साइड से नेटवर्क हो चाहे नॉन नेटवर्क हो, अगर उसकी साइड से अवेलेबल नहीं है सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम और कस्टमर को किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ता है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, तो कंपनी उन्हें क्लेम के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। ये एक्स्ट्रा फीचर है सर। शिवानी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से एलोबरेट कर देता हूँ। होता क्या है कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम महंगा होता है सभी हॉस्पिटल्स के अंदर, एज यू नो, सभी को पता है। अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम 5,000, 8,000, 10,000 रुपए का मिलता है, तो शेयर्ड रूम 3,000, 4,000, 7,000 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। और जब भी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना,
तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट रूम रेंट का होता है। तो कभी भी जो 5 दिन 10 दिन 15 दिन अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो रूम रेंट की वजह से प्रीमियम बढ़ता जाएगा, आपका जो खर्चा है हॉस्पिटल का वो बड़ा होता जाएगा और मैक्सिमम उसकी वजह से ही प्रीमियम आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा कंपनी का। आपने एडजस्टमेंट करी, कस्टमर ने सिंगल रूम ना लेके उसको मजबूरी में शेयर्ड एकोमोडेशन लेना पड़ा, कंपनसेट होना पड़ा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि आजकल कोई शेयरिंग नहीं करना चाहता किसी भी कस्टमर के साथ। क्या हो सकता है किसी को खांसी हो, जुकाम हो, या कोई टीबी की दिक्कत हो, ऐसे पेशेंट के साथ अगर शेयरिंग करनी पड़ जाए ना तो दूसरा बंदे को बहुत टेंशन हो जाती है, कहीं उसकी वजह से मेरे को कोई बीमारी ना लग जाए। तो उस कंपनसेशन की वजह से कंपनी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है हमारे कस्टमर को कि जितने दिन भी आपने शेयरिंग रूम एकोमोडेशन लिया है पर डे के हिसाब से 800 रुपये मिलेगा। अलग अलग इसमें वेरिएंट है, 800 रुपये, 1000 रुपये, सब इंश्योर्ड के वाइज, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैसा आपको मिलेगा। क्लियर है? मैं समझा पा रहा हूँ? वो कितने दिन का मिलेगा सर? कितने दिन का मिलेगा? कितने दिन तक का मिलता है वो? सर कोई लिमिट नहीं है सर, जितने दिन भी रहेंगे, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। ओके। लेकिन ये चीज मतलब जैसे कुछ कस्टमर होते हैं तो उनको कैसे पता लगेगा ये, मतलब जब वहाँ पे एडमिट होगा तब उस पर लिखा जाएगा या मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा? सर कोई इन्फॉर्म नहीं करना पड़ा, कहीं कोई कंपनी को पता नहीं चलेगा। बस आप जब डिस्चार्ज समरी होती है ना आपकी, उस डिस्चार्ज समरी के साथ बिल की कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। बिल में बाइफर्केशन होता है कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम कितने दिन रहे, या शेयर्ड रूम में कितने दिन रहे, या कोई लग्जरी रूम में रहे हैं तो कितने दिन रहे। तो जब आप प्री एंड पोस्ट के बिल सबमिट करेंगे ना रीएम्बर्समेंट के लिए, तो उस टाइम पे ये वाला खर्चा भी एक्स्ट्रा हम लोग आपको रीइंबर्समेंट करवा के देंगे। ऑटोमेशन में वो पैसा आपको मिलेगा कि आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन शेयर्ड एकोमोडेशन में रहना पड़ा, उस टाइम रूम अवेलेबल नहीं था या हॉस्पिटल में कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी, तो इस वजह से आपको शेयर्ड रूम लेना पड़ा, तो वो पैसे उसमें ऐड ऑन होके आपको मिल जाएंगे। अगर ये रिएम्बर्स ही होगा ना? ये हमेशा रिएम्बर्स होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चाहे कैशलेस हो या रिएम्बर्समेंट, दोनों ऑप्शन में रिएम्बर्स ही होगा। ओके सर। हाँ प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर शेयर अकोमोडेशन आप लोगों को क्लियर है तो डोमिशलरी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। डोमिशलरी हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल है इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि मिनिमम 3 दिन डोमिशलरी हॉस्पिटलाइजेशन में रहना पड़ता है, तभी वो काउंटेड होता है, तभी उसका जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो कंपनी कवर करती है। ठीक है, उसके अलावा नहीं करती है। इसके अलावा मैं बता दूं कि डोमिशलरी ट्रीटमेंट कवर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग आयुष। आयुष ट्रीटमेंट भी उसमें कवर्ड होता है अगर हम डोमिशलरी ट्रीटमेंट की बात करें तो। आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, जितनी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। डोमिशलरी क्या बताया आपने, ये क्या होता है? डोमिशलरी ट्रीटमेंट, जी मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ, सॉरी अजय जी। मीन्स मान लीजिए कि कोई एक हमारे कस्टमर है, अगर वो कुछ भी करने, मतलब कि हॉस्पिटल जाने तक की अवस्था में नहीं है ना, तो उस अवस्था में घर पे ही हॉस्पिटल के रूम जैसा सेटअप बिठाया जाता है, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, नर्सेज अवेलेबल होती है, उसको डोमिशलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं सर। ओके मैम, ठीक है राकेश जी, तो वो चीज हमारे एफएचओ में कवर्ड है। ठीक है, अगर बहुत ओल्ड एज है उनकी, वो नहीं जा सकते, या फिर उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो नहीं जा सकते हैं, तो उसमें डोमिशलरी ट्रीटमेंट काम आता है। ठीक है ना। आयुष ट्रीटमेंट आप लोगों को मैं दोबारा से गाइड कर देती हूँ। यूनानी सिद्धा जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, होम्योपैथिक सिस्टम से जो ट्रीटमेंट होता है उसको कहते हैं आयुष ट्रीटमेंट। वो कवर्ड है, लेकिन कुछ कुछ अमाउंट तक, जैसे 3 और 4 लाख की अगर हम बात करें तो 10,000 तक का ही एक्सपेंस कंपनी उठाती है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो आयुष ट्रीटमेंट होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं। अगर अंग्रेजी दवाई को यूज करता है, उसके बिहाफ पे अगर कोई सीधा ट्रीटमेंट लेता है ना, तो उसका खर्चा भी बहुत कम आता है। इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे सम एश्योर्ड के हिसाब से एक्सपेंसेस रखे हुए हैं। 3 और 4 लाख में 10,000, 5, 10 और 15 लाख में 15,000, और 20 लाख और 25 लाख में 20,000। ये हमारे कुछ स्लैब्स बने हुए हैं आयुष ट्रीटमेंट के। न्यू बॉर्न बेबी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कवर्ड होता है, लेकिन 16 दिन के बाद से, स्टार्टिंग के 16 दिन कवर्ड नहीं होगा, और वो कवर्ड ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन उसके लिए डिलीवरी से 2 महीने पहले कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है, कंपनी को बताना पड़ता है कि हाँ दिसंबर में डिलीवरी होने वाली, तो अक्टूबर में बताना पड़ेगा, तभी जो बेबी है वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड कवर्ड होगा। 3 लाख पे 30,000,
4 लाख पे 40,000, 5 लाख और ऊपर से जितना भी ऊपर हो 10, 15, 20, 25 उन सब में मैक्सिमम 50,000 तक बेबी कवर्ड रहता है। ठीक है मैम डिलीवरी की भी कंडीशन है ना 9 महीने बाद या नहीं है? सॉरी पॉलिसी सर, लेने के बाद, पॉलिसी लेने के 9 महीने बाद कवर होता है या कभी? बेबी तो सर बच्चा मान लीजिए आज पैदा हुआ तो 16 दिन बाद से कवर्ड रहेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन डिलीवरी के 2 महीने पहले देनी पड़ती है। नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे सपोज करो जनवरी में पॉलिसी ली है और उसका फरवरी या मार्च में न्यू बेबी आता है, तो वो कवर होगा क्या? मतलब कि न्यूबॉर्न बेबी कब से कवर्ड है आप ये पूछ रहे हो, कितने हाँ दिन जी। बाद से? सर देखिए वही तो चीज है ना, जैसा कि मैटरनिटी या जैसे डिलीवरी बोलते हैं वो चीज एफएचओ में है नहीं, इसलिए उसका कोई टाइम भी नहीं है, मतलब कि कोई वेटिंग पीरियड नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है ना कि जैसे सपोज करो आज अगर हमने पॉलिसी ली है और अगर वो 10 दिन बाद या महीने बाद न्यू बेबी होता है नहीं नहीं उनके नहीं तो सर, कवर जो जिसको बेबी हो रहा है, जो मदर है ना, जो स्पाउस है, हाँ उनको 1 साल हो चुका होना चाहिए पॉलिसी हाँ हाँ वही तभी पूछ रहा हूँ। तभी ठीक कवर्ड होता है। हाँ, ऐसा नहीं ठीक है कि अभी ठीक है मैम। अक्टूबर में पॉलिसी ली दिसंबर में कवर्ड है, अगले अक्टूबर के बाद कभी भी बेबी होता है ना तो कवर्ड है 16 दिन बाद। 1 साल के बाद? हाँ जी बिल्कुल, 1 साल बाद, ओके 12 महीने। ठीक है, इंटीमेशन बहुत जरूरी है राकेश जी, दोबारा बता रही हूँ, इंटीमेट अगर नहीं करते हैं कंपनी को तो बेबी कवर्ड नहीं होगा। 2 महीने 2 पहले महीने पहले इंटीमेट करना हाँ ना। 2 महीने पहले ही बताना है कि डिलीवरी का टाइम है 16 दिसंबर या 25 दिसंबर या जो भी है, तो अगर आप बता देते हो तो 15 दिन बाद से बच्चा कवर्ड रहेगा 10% ऑफ मैडम दिस। एक डाउट है मेरा। जी विष्णु जी। ये जो डिलीवरी एक्सपेंसेस जो बता रहे हैं ना, इसमें गैप का कुछ क्राइटेरिया नहीं है ना? जैसे फर्स्ट डिलीवरी 1 साल पहले हुई, उसके बाद 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना? ऐसा मतलब 1 फर्स्ट साल में भी जैसे मिनिमम 1 साल होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। आगे बढ़े विष्णु जी, ये चीज क्लियर है? क्लियर है मैडम। ठीक है, ऑर्गन डोनर की अगर हम बात करें तो ऑर्गन डोनर पूरी तरीके से कंप्लीटली कवर्ड होता है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, और मैक्सिमम जो होता है वो 1 लाख तक होता है, यानी कि 1 लाख 10 लाख का 10% है, यानी कि अगर 15 लाख 20 लाख 25 लाख की भी पॉलिसी है तो भी ऑर्गन डोनर जो मतलब जो कवर्ड होगा वो 1 लाख तक होता है, और अगर 3, 4, 5 लाख की पॉलिसी है तो 10% यानी कि 30,000, 40,000, 50,000। आगे बढ़ते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने अभी आप लोगों को बताया था ट्रीटमेंट, सॉरी, कि आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर्ड होता है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए, लेकिन इसका एक वेटिंग पीरियड है। डिलीवरी का तो 1 साल का मैंने आपको बता दिया बेबी कवर्ड का, वैसे ही अगर बेबी प्लान करने में कोई दिक्कत मान लीजिए आती है तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों उस ट्रीटमेंट के लिए कवर्ड होते हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वेटिंग पीरियड है उसका 3 साल, यानी कि 36 महीने के बाद ही वो कवर्ड होते हैं। ठीक है, और मान लीजिए एक बार जैसे अभी ट्रीटमेंट ले लिया, दोबारा वही सेम ट्रीटमेंट लेना है तो बीच का गैप भी 3 साल का होना चाहिए, एवरी ब्लॉक ऑफ 3 ईयर। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पीपीटी में नजर आ रहा होगा कि आईवीएफ ट्रीटमेंट कितने सम एश्योर्ड पे कितना मिलता है, तो 3 और 4 लाख पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 5 लाख पे 1 लाख तक का है, और 10, 15, 20 और 25 लाख पे 2 लाख तक का ट्रीटमेंट जो है वो कवर्ड रहेगा। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जो मैं आप लोगों को उस टाइम क्लियर कर रही थी, 3 लाख की पॉलिसी पे 3 गुना ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन मिलता है, हर चाहे सम एश्योर्ड जितना भी हो 3 गुना रिस्टोरेशन मिलता है। अगर 25 लाख की पॉलिसी है तो 75 लाख का रिस्टोरेशन मिलता है सेम पॉलिसी ईयर में। 2 कंडीशन है उसकी जो मैंने उस टाइम भी बताई थी, दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि सेम पर्सन सेम डिजीज नहीं होना चाहिए एंड 100% एग्जॉस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल देके आप लोगों को मैंने क्लियर किया ही था, यहाँ पे उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि जैसा मैंने आपको बोला कि सेशन के बाद में पीपीटी शेयर करूंगी तो उस पे से एक बार आप लोग रीड आउट करिएगा, कोई क्वेश्चन निकल के आता है कुछ समझ नहीं आता है देन आप पूछ सकते हो। एक फैसिलिटी है रिचार्ज की जो कि एफएचओ में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम में एडिशनल है, जो कि है 25%। सम एश्योर्ड के अलावा जो कंपनी है ना सेम पॉलिसी ईयर में हमें 25% एक्स्ट्रा पैसा देती है। 3 लाख पे 75,000, 4 लाख का 25% होता है 1 लाख, 5 लाख का 25% 1.5 लाख। ठीक है, 5 लाख से अबव भी जितना है 10, 15, 20, 25 तो उन सब पे 1.5 लाख तक का रिचार्ज बेनिफिट हमें एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, 15 लाख की पॉलिसी है, क्लेम आता है 16.5 लाख का तो वो पास हो जाएगा क्योंकि 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट है, भले ही रिस्टोरेशन काम करे या ना करे। अगर लास्ट कोई क्लेम लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, रिस्टोरेशन यहाँ पे काम नहीं भी करता है, मान लीजिए सेम पर्सन है सेम डिजीज है तो रिचार्ज बेनिफिट यहाँ पे काम करेगा, जितना सम एश्योर्ड बचा हुआ है उतने पे और जितना रिचार्ज हमें मिला है 25% का वो।
तो दोनों चीजें कोलैब हो जाएंगी। नो क्लेम बोनस का मतलब होता है जिस भी साल हमारा क्लेम नहीं आता है सिर्फ उस साल हमें पैसा मिलता है, उसी को नो क्लेम बोनस बोलते हैं। जिस साल क्लेम आता है कंपनी उस साल नो क्लेम नहीं देती है, बोनस नहीं देती है। बोनस तभी मिलता है जिस साल क्लेम नहीं आता है। मान लीजिए अभी 2021 में पॉलिसी ली, 2025 तक कोई क्लेम नहीं आया 4 साल तक, तो स्टार्टिंग में जो पहला साल है ना उसमें 25% का को पेमेंट मिलता है। 4 लाख की पॉलिसी है, 25% 1 लाख हुआ, अगले साल 1 लाख मिल जाएगा। उसके अगले साल 10% मिलेगा, यानी कि 4 लाख का 10% कितना हुआ, 40,000। तो 4 लाख की पॉलिसी अगले साल 5 लाख की हो गई थी, उसके अगले साल 5,40,000 की हो गई है, उसके अगले साल 40,000 और मिलेगा तो 5,80,000 की हो जाएगी, उसके अगले साल 40,000 और मिलेगा तो 6,20,000 की हो जाएगी। तो अगर उस साल 6,20,000 का क्लेम आता है तो वन शॉट में पास हो जाएगा, क्योंकि उसमें नो क्लेम बोनस एड ऑन है। इसके अलावा रिचार्ज भी मिलता है 25% का, रिचार्ज भी सेम ईयर में। लेकिन जो रिचार्ज है ना वो मतलब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो अगले साल में फॉरवर्ड नहीं होता है। इस साल मिला है ना तो इसी साल यूज होना चाहिए। रिस्टोरेशन भी इस साल मिला है तो इसी साल यूज होना चाहिए, वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं वो दोनों चीजें। हम जैसे 4 लाख की पॉलिसी है, अगले साल वो 5 लाख की होगी, उससे अगले साल 5,40,000 की होगी। हाँ, क्योंकि 10% ही बढ़ेगा ना। और सिर्फ उससे पहले अगले साल अगर क्लेम आ गया तो वो कितने की रहेगी फिर वो पॉलिसी? जितने तक का है ना, कितने हो गए सर, 4 लाख, एक 5 लाख, 5,40,000, तो 5,40,000 का क्लेम पास हो जाएगा सर। ओके, और उससे अगले साल फिर वो पॉलिसी कितने की रहेगी? वो 10% सर कम हो जाएगी, सम अश्योर्ड में से कम नहीं होगा सर, सम अश्योर्ड उतना ही रहेगा। ओके ओके, एक नो क्लेम बोनस है 1 साल का, वो कम हो जाएगा। हाँ जी, 1 साल का कम हो जाएगा सर। ठीक 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 है, फिर कोई क्लेम नहीं आया ना तो फिर एड ऑन हो जाएगा। हर साल थोड़ी ना क्लेम आता है, ये तो इंसान अपनी नुकसान की भरपाई के लिए लेता है ना। चलिए, तो मेरा नो क्लेम बोनस आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के सारे फीचर्स यहाँ पे एड ऑन करके दिखाए गए हैं। 3 लाख की पॉलिसी है, बेसिक सम अश्योर्ड 3 लाख का है, रिचार्ज मिल जाता है 75,000 का, लेकिन नो क्लेम बोनस जो मिलता है ना अप टू द सम अश्योर्ड मिलता है, यानी कि तब तक मिलता रहता है जब तक सम अश्योर्ड के बराबर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, इसके बाद ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन सेम ईयर में 9 लाख का मिल जाएगा, ऑफकोर्स 3 गुना की अगर हम बात करें तो टोटल सपोर्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, बेसिक सम अश्योर्ड प्लस रिचार्ज प्लस नो क्लेम बोनस प्लस ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। अगर ये चारों चीजें एड ऑन है, कोई क्लेम नहीं आया है, तो आप देख सकते हैं कि 3 लाख की पॉलिसी में हम 15,75,000 तक का फायदा उठा सकता है एक कस्टमर। मैडम मेरा एक डाउट है जी विष्णु जी। ये आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार, सॉरी। कोई बात नहीं, नहीं प्लीज पूछिए। ये जो नो क्लेम बोनस का से कि 25% फर्स्ट ईयर में मिला, हाँ, तो एक जो भी इसका हिसाब से बढ़ जाएगा वो, तो सेकंड ईयर में 10% मिल गया उसको। हाँ, हर साल 10% बढ़ता है, सिर्फ पहले साल ही 25%। ठीक है, और थर्ड ईयर में उनका कुछ मतलब जैसे जो वैल्यू हो गई 5,80,000 हो गई जैसे वैल्यू अपने सम इश्योर्ड की, और उन्होंने कोई क्लेम कर दिया थर्ड ईयर में, तो पॉलिसी फेस वैल्यू पे आ जाएगी या फर्स्ट ईयर का नो क्लेम बोनस के बेस पे आएगी? मुझे 5 लाख की हो गई, हाँ, और थर्ड ईयर में 5,80,000 की हो गई, और थर्ड ईयर में कोई क्लेम कर दिया उन्होंने, तो 5 लाख की रहेगी या 4 लाख की हो जाएगी? मतलब सर सम अश्योर्ड में से अमाउंट कभी भी कम नहीं होगा सर, जब भी घटेगा वो नो क्लेम बोनस में से ही घटेगा। वो दोनों नो क्लेम बोनस माइनस हो जाएंगे ना, जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब जीरो हो जाएगा और वो फेस वैल्यू पे आ जाएगी पॉलिसी। हाँ, बेस पॉलिसी बची रहेगी, पॉलिसी में से कम नहीं रहता सर। अभी आपने जो बोला ना कि नहीं वो सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर का जो नो क्लेम बोनस ऐड होके रहा था वो इतना रहेगा, ऐसा कुछ बताया था, इसलिए नहीं सर, मैंने बोला कि सम अश्योर्ड में से कभी भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा सर। नहीं मैम, आपने ये बोला कि जैसे सपोज करो 3 बार नो क्लेम बोनस जुड़ गया है 3 साल का, तो अगर अगली साल अगर क्लेम आता है तो 1 साल का ही तो कम होगा, और 3 साल का थोड़ी उड़ जाएगा। नहीं फेस वैल्यू पे आ जाएगी वो। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, वो फेस वैल्यू पे आ जाएगी, क्योंकि शायद सर ने भी यही बताया था कि 1 साल का कट कम हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। मैं रिकन्फर्म कर ले, मैं रिकन्फर्म। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था ना राकेश जी आपको पहले, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। जिस तरीके से नो क्लेम बोनस बढ़ता है ना उसी तरीके से घटता है जी। फेस वैल्यू पे नहीं आएगी ना? नहीं, फेस वैल्यू पे नहीं आएगी सर। मान लीजिए 4 साल बढ़ा, 5वें साल क्लेम आया ना तो 1 ही साल का रिड्यूस होगा।
हाँ, मुझे वही ध्यान था, सर ने यही बताया। हाँ वही यही क्लियर करना था, वही क्लियर करना था मैडम। थैंक यू। वेलकम वेलकम है मेरा। और हिमाक्षी मैम एंड वर्मा सर को भी कॉल मैसेज करके कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो प्लान को लेकर, प्रीमियम को लेकर, एप्लीकेशन को लेकर हमारे, तो आप पूछ सकते हो।